हेलो एवरीवन, आई एम सनी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्टरनेटिंग करंट का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हमें ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, 5-6 न्यूमेरिकल होंगे, उनमें कुछ जेईई मेन के PYQ भी होंगे और फिर लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को जानेंगे और वो क्या है कि देखो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है पावर प्लांट में, मतलब जैसे कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, तो वहाँ पे उस इलेक्ट्रिसिटी का जब ट्रांसमिशन किया जाता है तो वो वेरी वेरी हाई वोल्टेजेस पे किया जाता है, जैसे कि 400 किलो वोल्ट ऐसे करके। मतलब जनरेशन स्टेज पे, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन स्टेज पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं और वो भी ऐसा होता है कि वहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है तो वेरी वेरी हाई वोल्टेजेस पे किया जाता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, लास्ट में हमें उसको जानेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो ट्रांसफॉर्मर का। इसकी स्टेटमेंट क्या है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर connected to 240 volt AC mains is 24 volt. When this transformer is used, to light a bulb, मतलब एक बल्ब को लाइट करेंगे हम इस ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से, विद रेटिंग 24 वोल्ट 24 वाट। बल्ब की रेटिंग क्या है, 24 वोल्ट 24 वाट। मतलब उस एसी बल्ब के क्रॉस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आएगी ना, उसकी RMS वैल्यू 24 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और हमारे पास जो AC सप्लाई अवेलेबल है वो तो 240 वोल्ट है, तो डायरेक्टली तो हम उस बल्ब को इस AC सप्लाई से लाइट कर नहीं सकते, ग्लो करवा नहीं सकते ना। तो कहीं ना कहीं इस इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ड्रॉप करना होगा विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो पूछा क्या गया, कैलकुलेट द करंट इन प्राइमरी कॉइल, कैलकुलेट करंट इन प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो अब देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, तो देखो जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें जो ट्रांसफॉर्मर का मैंने फिगर बनाया था वो रियल होता है, न्यूमेरिकल्स में उसको बनाने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स में आपको ट्रांसफॉर्मर का फिगर कुछ ऐसा बनाना होगा। ठीक है ना, ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, और ये बीच में ये जो दो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या होता है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है ना, तो कुल मिला के बात ये है कि ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स में ट्रांसफॉर्मर का ऐसा फिगर मिलेगा आपको देखने को। ठीक है ना, और यहाँ पे AC सप्लाई और यहाँ पे एक बल्ब है जिसको मेरे को ग्लो करना है, और बल्ब की रेटिंग क्या है, 24 वोल्ट 24 वाट। ठीक है, रेटिंग है ये बल्ब की। और ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। इनपुट AC सप्लाई वो क्या है, 240 वोल्ट। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी भी होगी 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। और देखो इस ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से ये बल्ब कब ग्लो हो सकता है, जब बल्ब के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 24 वोल्ट या उससे कम आए, है ना। और यहाँ पे इस बल्ब को हम फुल्ली ग्लो करवाना चाहते हैं, फुल्ली ग्लो, ब्राइटेस्ट ग्लो। तो इसका मतलब बल्ब के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 24 वोल्ट, ठीक है। और 24 वोल्ट से अगर ज़्यादा आ जाए तो ये डैमेज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा ना। तो इसको ब्राइटेस्ट ग्लो करवाना चाहते हैं इस बल्ब को, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेकेंडरी कोयल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू वो कितनी आनी चाहिए, 24 वोल्ट आनी चाहिए ना, तभी तो ये बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ES वो क्या हो गया, 24 वोल्ट, और EP वो है 240 वोल्ट। तो 240 वोल्ट को 24 वोल्ट में लेके आना है, तो ये तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से होगा ना। तो सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, प्राइमरी कोयल में उससे ज़्यादा होंगे। 240 वोल्ट को 24 वोल्ट में लेके आना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या निकाल सकते हो, क्या होता है, सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स बाय में प्राइमरी कोयल में, और ये किसके बराबर होता है, ES बाय में EP। तो 24 बाय 240 कितना आ गया, 1/10 आ गया ना। मतलब अगर इस प्राइमरी कोयल में 100 टर्न है तो सेकेंडरी कोयल में कितने होने चाहिए, 10। NS 10 हुआ तो प्राइमरी कोयल में कितना होना चाहिए, 100। तो 10 बाय 100 1/10 है ना। मतलब इसमें 100 है तो इसमें 10 होने चाहिए, इसमें 1000 टर्न है तो इसमें क्या होना चाहिए, 100 होने चाहिए। तभी ये 240 वोल्ट किस में जाएगा, 24 वोल्ट में, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नहीं पूछा गया। पूछा क्या गया है कि जब ऐसा होगा, मतलब यहाँ पे ये बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, मतलब सेकेंडरी कोयल में कितनी वोल्टेज आएगी, 24 वोल्ट। तो प्राइमरी कोयल में कितना करंट फ्लो करेगा, IP, मतलब प्राइमरी कोयल में जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, IP, वो फाइंड आउट करना, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इस बल्ब का रेजिस्टेंस पता लगाना कितना होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस। पावर क्या होता है, V²/R, और पावर कितनी है, 24 वाट, इज इक्वल टू V², 24 का स्क्वायर बाय में R। तो R कितना आ गया, 24 आ गया ना, 24 ओम, ठीक है। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, 24 ओम। मतलब एक तरह से यहाँ पे ऐसा मानो रेजिस्टेंस लगा हुआ 24 ओम का, ठीक है। और पावर V × I भी होता है। पावर कितनी है बल्ब की, 24 वाट, इज इक्वल टू V, बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज 24 वोल्ट × I। तो I कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। तो इसका मतलब इस बल्ब में से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 1 एम्पियर, ठीक है ना। मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा होगा सेकेंडरी कोयल में, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर। तो इसका मतलब IS वो होगा 1 एम्पियर, है ना। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो आउटपुट पावर शुड बी इक्वल टू इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या आएगी, ये 24 वाट ही तो आ जाएगी। V × I कर लो, सेकेंडरी कोयल में वोल्टेज कितनी, 24 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो कर रहा है सेकेंडरी कोयल में, 1 एम्पियर। तो 24 × 1 24 वाट। तो P आउटपुट कितनी आ गई, 24 वाट, इज इक्वल टू P इनपुट। P इनपुट क्या होगी, प्राइमरी कोयल में
कितनी वोल्टेज है, 240 वोल्ट, इनटू में प्राइमरी कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, IP। तो मैंने यहाँ पे P आउट इज इक्वल टू P इनपुट अप्लाई किया है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है ना, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है मतलब 100% एफिशिएंसी, तभी करते हैं ना ऐसा। तो यहां से IP की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 एम्पियर। ये आंसर होगा, यही निकालना था, ठीक है ना। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल लिस्ट में क्या गिवन है, स्टेटमेंट देखो क्या है, कैलकुलेट करंट इन प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल में करंट फाइंड आउट करना, मतलब IP की वैल्यू है ना। और ट्रांसफॉर्मर भी कुछ ऐसा है कि वो 200 वोल्ट को 20 वोल्ट में कर रहा है, मतलब स्टेप डाउन है, विच स्टेप डाउन $200 वोल्ट टू 20 वोल्ट, ठीक है, टू ऑपरेट ए डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर 80% गिवन है, मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं है, और ऐसा ही होता है अक्सर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 80%। तो देखो 80% एफिशिएंसी मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर तो है नहीं, मतलब P आउटपुट P इनपुट से कम ही मिलेगी। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर का फिगर बना लो, जो न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। यहां पे रेजिस्टेंस कोई मतलब कोई डिवाइस है, कोई भी डिवाइस सेकेंडरी कॉइल में लगी हुई है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, इसको ऑपरेट करना है, ठीक है। और यहां पे सी सप्लाई 200 वोल्ट, ठीक है ना, और ये ऑपरेट 20 वोल्ट पे होती है। तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। और एफिशिएंसी 80% गिवन है, तो फाइंड आउट क्या करना है, इस प्राइमरी कॉइल में कितना करंट फ्लो करेगा, मतलब प्राइमरी कॉइल में जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा उसकी RMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब IP, इतना ही गिवन है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और इस डिवाइस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, 20 वोल्ट, मतलब ES वो क्या हो जाएगी, 20 वोल्ट। तो ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा होगा ये डिवाइस, V²/R अप्लाई कर दो, तो मतलब P आउटपुट वो क्या आ जाएगी, V² मतलब 20 का स्क्वायर बाय में R 20, तो ये कितना आ गया, 20 वाट आ गया ना, ठीक है। और एफिशिएंसी 80% की बना है, मतलब P आउट बाय में P इनपुट वो कितना होगा, 0.8, P आउट 20 वाट बाय में P इनपुट इज इक्वल टू 0.8, तो P इनपुट कितना निकल के आ गया, यहाँ से 0.8 को क्या लिख सकते हो आप,
4/5 लिख सकते हो ना, बिल्कुल। तो 4P इनपुट विल बी इक्वल टू, सो P इनपुट कितना हो गया 25 वाट, और ये 200 वोल्ट ये EP ही की तो वैल्यू है, जो यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी RMS वैल्यू EP मतलब 200 वोल्ट होगी। तो P इनपुट क्या हो जाएगी, EP मतलब 200 वोल्ट इंटू में IP, तो IP कितना आ गया 25/200 एम्पियर, 25/8 200, तो 1/8 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0.125 एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल में कितना करंट फ्लो करेगा ये पूछ रखा था, निकल गया। अब पूछने को यही पूछ सकता था कि भाई सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट फ्लो करेगा, मतलब IS, वो कैसे निकालोगे। अगेन वही है, यहाँ पे कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है ये, P आउटपुट कितनी 20 वाट ना, विल बी इक्वल टू V मतलब 20 इंटू में IS, P इक्वल टू VI यूज कर लिया ना, तो IS कितना आ जाएगा, कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया ना। तो पूछने को IS भी पूछ सकता था कि भाई सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट फ्लो करेगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा उसकी RMS वैल्यू क्या होगी 1 एम्पियर, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा उसकी RMS वैल्यू क्या होगी 0.125 एम्पियर, ठीक है ना। अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, की स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है। स्टेटमेंट, ए ट्रांसफॉर्मर हैज एफिशिएंसी ऑफ 80%, ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी दे दी भाई 80%, ठीक है ना। एंड वर्क्स एट 100 वोल्ट एंड 4 किलोवाट, एंड वर्क्स एट 100 वोल्ट, 4 किलोवाट, ठीक है। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट, इफ सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट, कैलकुलेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में क्या क्या करंट फ्लो करेंगे। कैलकुलेट करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। चलो अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो एफिशिएंसी 80%, तो मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर तो है नहीं। एंड इट वर्क्स एट 100 वोल्ट 4 किलोवाट, ये प्राइमरी कॉइल है 100 वोल्ट, तो मतलब ये क्या होगी EP, और 4 किलोवाट मतलब P इनपुट क्या हो जाएगी 4 किलोवाट, मतलब 4000 वाट। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, सेकेंडरी वोल्टेज 240 वोल्ट है, प्राइमरी 100 वोल्ट और सेकेंडरी कितनी 240 वोल्ट, तो वोल्टेज अप हो रही है ना, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगेगा। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे प्राइमरी कॉइल से, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, कोई भी डिवाइस हो सकती है।
और सेकेंडरी कोयल में वोल्टेज 240 वोल्ट है, मतलब ES वो 240 वोल्ट होगी। मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की RMS वैल्यू वो क्या है, 240 वोल्ट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल में करंट फाइंड आउट करने हैं, मतलब IP फाइंड आउट करो और IS फाइंड आउट करो। एफिशिएंसी 80% है, ध्यान रहे। तो देखो P इनपुट वो क्या है, 4000 वाट, किलोवाट, 4 किलोवाट, 4000 वाट हो गया ना। P इनपुट को क्या लिखोगे, EP 100 वोल्ट इंटू में IP। तो IP कितना आ गया यहां से, यह आ गया 40 एम्पियर आ गया ना। तो IP तो हो जाएगा यहाँ पे 40 एम्पियर। प्राइमरी कोयल में अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू 40 एम्पियर, मतलब मैं यहाँ पे अगर AC एमीटर लगा दूँ तो कितना रीड करेगा, 40 एम्पियर। सेकेंडरी कोयल में अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू क्या होगी, मतलब IS, वो कैसे निकले। अब देखो एफिशिएंसी 80% है, इसका मतलब P आउटपुट बाय में P इनपुट, ये कितना हुआ 0.8, मतलब 4/5 है ना। तो P आउटपुट बाय में P इनपुट, P इनपुट कितना 4 किलोवाट इज इक्वल टू 4/5। तो P आउटपुट ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 16/5 किलोवाट, मतलब 16/5 इंटू में 1000 वाट। और P आउटपुट को क्या लिखोगे, ES 240 इंटू में IS, VI का यूज करें ना, पावर इज इक्वल टू VI, ES इंटू में IS। तो यहां से IS देखो कितना आ गया, IS 16/5 इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी ना, 16/5 इंटू में 100 और बाय में 24, 5 से 20 और 4 5 20, 4 6 24 और 2 8 16, 2 3 6, तो ये आ गया 40/3 एम्पियर। तो मतलब 13.33 एम्पियर हो जाएगा ना ये, ठीक है। IS निकल चुका और IP निकल चुका, ये दोनों ही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। और पूछने को ये भी पूछ सकता था कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, मतलब K NS बाय में NP, सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स बाय में प्राइमरी कोयल में। और ये क्या होता है NS बाय NP, ES बाय में EP, तो 240 बाय में 100 है ना। तो कट कर लो, 2 5 10, 2 से 12, तो ये 12/5 हो जाएगा, ठीक है, या मतलब 2.4, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल PYQ है। फोर्थ न्यूमेरिकल जेईई मेन का PYQ है 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2019 का। 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2019। स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है, ए ट्रांसफॉर्मर कंसिस्टिंग ऑफ 300 टर्न्स, ए ट्रांसफॉर्मर कंसिस्टिंग ऑफ 300 टर्न्स in the primary coil and 150 turns in secondary
एंड 150 टर्न्स इन सेकेंडरी। ठीक है, गिव्स आउटपुट पावर ऑफ 2.2 किलोवाट। आउटपुट पावर 2.2 किलोवाट गिवन है। इफ द करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज 10 एम्पियर, इफ करंट इन secondary coil is 10 ampere, then the input voltage and current in the primary coil are, then the input voltage and current in primary coil are, मतलब एक तरह से क्या पूछा गया है, ईपी और आईपी, है ना। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में 440 वोल्ट 20 एम्पियर और बी ऑप्शन में 440 वोल्ट 5 एम्पियर, सी ऑप्शन में 220 वोल्ट 10 एम्पियर और डी ऑप्शन में 220 वोल्ट 20 एम्पियर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या ऐसा कुछ गिवन है कि ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी इतनी, कहीं पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, और ना ऐसा गिवन है कि भाई ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। जब एफिशिएंसी कुछ भी गिवन ना हो, एफिशिएंसी नाम का वर्ड ही ना हो, तो हम क्या मानते हैं कि एफिशिएंसी 100% है ट्रांसफॉर्मर की, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या समझ में आई कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, मतलब एफिशिएंसी 100%, कोई पावर लॉस नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का फिगर बना लो जो न्यूमेरिकल्स में बनाते हैं। प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल और बीच में लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है ना, तो क्या गिवन है, 300 टर्न्स प्राइमरी कोयल में है, मतलब NP 300 है, और सेकेंडरी कोयल में टर्न्स हैं 150, NS 150। आउटपुट पावर 2.2 किलोवाट, मतलब P आउटपुट 2.2 किलोवाट, तो ये वाट में कितना हो जाएगा, 22/10 इंटू में 1000, तो ये कितना हो गया, 2200 वाट हो गया ना, 2200 वाट। करंट इन सेकेंडरी कोयल 10 एम्पियर, मतलब IS 10 एम्पियर। तो इनपुट वोल्टेज एंड करंट इन प्राइमरी कोयल फाइंड आउट करना, मतलब EP फाइंड आउट करो और IP, पहले EP फिर IP, और ये 4 ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, क्या आप यहां से VS या ES फाइंड आउट कर सकते हो? सबसे पहले यहां से ES मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, सॉरी सेकेंडरी कोयल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज की RMS वैल्यू ES, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की RMS वैल्यू ES क्या फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल, P आउटपुट 2200 वाट, क्या होगा ES इंटू में IS 10, तो ES क्या आ गया, 220 वोल्ट आ गया ना। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो NS बाय में NP, 150 बाय में 300, 1/2। कितना हो गया, 1/2, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है ना, और ये किसके बराबर होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ES बाय में EP, ES 220 वोल्ट बाय में EP, तो EP कितना हो जाएगा,
440 वोल्ट हो गया ना। तो ईपी तो निकल चुका 440 वोल्ट। अब आईपी और फाइंड आउट करना, प्राइमरी कोयल में करंट, मतलब प्राइमरी कोयल में जो अल्टरनेटिंग करंट होगा उसकी आरएमएस वैल्यू आईपी। अब एक चीज देखो, ऐसा कुछ बोलना नहीं गया कि भाई इस ट्रांसफार्मर की इतनी एफिशिएंसी है, और कहीं पे आइडियल ट्रांसफार्मर भी नहीं लिखा हुआ। तो जब ऐसा हो तो अंडरस्टूड हो जाता है कि ये ट्रांसफार्मर आइडियल ही है, 100% एफिशिएंसी। तो मतलब पी आउटपुट विल बी इक्वल टू पी इनपुट। पी आउटपुट कितना 2200 वाट है ना, 2200 वाट पी आउटपुट विल बी इक्वल टू पी इनपुट। पी इनपुट क्या होगा, ईपी इंटू माई पी, और ईपी कितना 440 वोल्ट और इंटू में आईपी। तो आईपी कितना आ गया 2200 बाई में 440। तो इसको कट कर लो, कितना हो जाएगा ये 22 दूनी 44, तो 10/2 मतलब 5 आ जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है ना, 44 5 220 ही होता है ना, सही है। तो 440 वोल्ट और 5 एम्पियर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया ना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो भी PYQ है, जेईई मेन का। तो फिफ्थ जो न्यूमेरिकल है इसमें देखो क्या गिवन है। सबसे पहली बात तो ये 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट 2019 का क्वेश्चन है। 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट 2019। वो स्टेटमेंट देखो, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट। ठीक है, टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग्स हैविंग चार्जर टर्न्स। टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग्स, मतलब प्राइमरी कोयल में विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग्स, प्राइमरी कोयल में 4000 टर्न्स हैं, हैविंग 4000 टर्न्स। ठीक है, आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड एट 230 वोल्ट। आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड एट 230 वोल्ट। ठीक है, मतलब सेकेंडरी कोयल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू बाय द ट्रांसफॉर्मर। आगे क्या गिवन है, इफ द करंट इन प्राइमरी कोयल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 5 एम्पियर, इफ द करंट इन प्राइमरी कोयल इज 5 एम्पियर एंड इट्स एफिशिएंसी इज 90%। ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 90% गिवन है, मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर तो है नहीं। द आउटपुट करंट विल बी, मतलब सेकेंडरी कोयल में कितना करंट फ्लो करेगा। आउटपुट करंट विल बी, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 25 एम्पियर, 50 एम्पियर, 45 एम्पियर और 35 एम्पियर। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ो। इट पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट, मतलब जो प्राइमरी कोयल है ना उसके अक्रॉस जो एसी सप्लाई है
अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसकी आरएमएस वैल्यू 2300 वोल्ट, मतलब ईपी 2300 वोल्ट। ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स कम बना दो प्राइमरी कोयल से। ठीक है। प्राइमरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स है 4000, एनपी 4000। ठीक है। आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड एट 230 वोल्ट, मतलब सेकेंडरी कोयल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू वो क्या होगी 230 वोल्ट, मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या होगी 230 वोल्ट, मतलब ईएस क्या हो जाएगा 230 वोल्ट, क्योंकि सेकेंडरी कोयल है ना। और करंट इन प्राइमरी कोयल 5 एम्पियर, मतलब आईपी 5 एम्पियर। प्राइमरी कोयल में अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू 5 एम्पियर। और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है 90%, मतलब एक तरह से पी आउटपुट बाय में पी इनपुट वो क्या हो जाएगा 0.9। 90% का मतलब तो यही है। आउटपुट करंट विल बी, मतलब सेकेंडरी कोयल में जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा उसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब आईएस। ठीक है। चलो इसको करते हैं। तो एक चीज देखो, P इनपुट कितना हो जाएगा, ईपी इंटू में आईपी, मतलब 2300 इंटू में 5, इतने वाट हो जाएंगे ना P इनपुट। अब P आउटपुट बाय में P इनपुट इज इक्वल टू 0.9, ये लगा दो, तो P आउटपुट क्या हो जाएगा 0.9 इंटू में P इनपुट, मतलब 2300 इंटू में 5, इतने वाट। 0.9 को 9/10 लिख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, तो ये इतनी आ गई 5 में 45 इंटू में 230 है ना, 45 इंटू में 230, इतने वाट आ गई P आउटपुट। ठीक है ना। सेकेंडरी कोयल में जो पावर होगी P आउटपुट वो ये होगी, या मतलब यहाँ पे जो एक हमने डिवाइस लगा रखी है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा होगा, मतलब ये रेजिस्टेंस 45 इंटू में 230 वाट है ना। और इसको क्या लिखेंगे P आउटपुट को 230 वोल्ट, मतलब ES इंटू में IS, तो यहाँ से IS निकल जाएगा ना, 230 से 230 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 45 आ गया, 45 एम्पियर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, बस खत्म। ठीक है ना। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप कर सकते हो। अब देखो 6th न्यूमेरिकल, ये भी PYQ है। और ये AIEEE 2002, जेईई मेन की तरह पहले AIEEE एग्जाम होता था। ठीक है ना। तो AIEEE 2002 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या गिवन है, इन ए ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल आर 140, एंड इन सेकेंडरी कोयल आर 280, सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 280, प्राइमरी में 140। तो स्टेप अब ट्रांसफॉर्मर हुआ ना, इफ द करंट इन प्राइमरी कोयल इज 4 एम्पियर
इफ करंट इन प्राइमरी कोयल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 4 एम्पियर, देन द करंट इन सेकेंडरी कोयल विल बी, वो पता करना है। देन द करंट इन सेकेंडरी कोयल, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर बना लो और स्टेप अप बनेगा ना, क्योंकि प्राइमरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स 140, सेकेंडरी में 280, तो स्टेप अप बनेगा। तो सेकेंडरी कोयल में टर्न्स ज़्यादा होने चाहिए प्राइमरी से, जो कि है भी ये रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे कोई भी डिवाइस हो सकती है, बल्ब वगैरह कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट एसी सप्लाई। प्राइमरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स एनपी 140, सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स एनएस 280। करंट इन प्राइमरी कोयल 4 एम्पियर, मतलब आईपी 4 एम्पियर। सेकेंडरी कोयल में करंट फाइंड आउट करना, मतलब आईएस। तो एक चीज़ पे ध्यान दो, क्या यहाँ पे ऐसा गिवन है कि भाई इस ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी इतना %, कुछ गिवन नहीं है। और क्या ऐसा गिवन है कि भाई ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, वो भी गिवन नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो अंडरस्टूड कर लेना कि ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर ही है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। मतलब P इनपुट विल बी इक्वल टू P आउटपुट, कोई पावर लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो, मान लो प्राइमरी कॉइल में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू होगी EP। सेकेंडरी कॉइल में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आएगी, या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आएगी, उसकी आरएमएस वैल्यू होगी मान लो ES, ठीक है। तो मेरे को ये पता है कि ES बाय में EP, ये क्या होगा, NS बाय NP, ये तो होता ही है। तो ES बाय में EP विल बी इक्वल टू 280 बाय में 140, तो ये हो गया 2। तो ES विल बी इक्वल टू डबल ऑफ EP, ठीक है। अब P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट अप्लाई कर दो। P इनपुट क्या होगा, EP इंटू में IP, EP इंटू में IP, IP कितना 4, विल बी इक्वल टू P आउटपुट, वो क्या होगा ES इंटू में IS। तो IS कितना आ गया 4 EP बाय में ES, 4 इंटू में EP बाय ES। EP बाय में ES वो कितना 1/2, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा हमारा बस। तो सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर, IS कितना आया 2 एम्पियर, तो ऑप्शन बी करेक्ट बस, ठीक है ना। अब देखो, हम अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानने वाले हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है उस स्टेज पे, मतलब जहां पे पावर प्लांट होता, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, वहां पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन होता है ना, वो वेरी वेरी हाई वोल्टेजेस पे होता है, जैसे कि 400 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, ऐसे पे। ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखो, ये आपने ट्रांसमिशन लाइन्स देखी होंगी, जो बड़े बड़े वो बहुत हाइट के जो वो टावर होते हैं, मतलब वहाँ पे एक वायर होती हैं लंबी लंबी और मोटी मोटी, वहाँ पे ना जो वोल्टेज होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है, जैसे कि 400 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, ऐसे करके। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन स्टेज पे, मतलब जो
पावर प्लांट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है ना, टरबाइन एसी जनरेटर की हेल्प से। वहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी जब भेजी जाती है ना सिटीज़ की तरफ, शहरों की तरफ या स्टेट्स की तरफ, राज्यों की तरफ, तो लंबी लंबी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, मोटी मोटी तारें होती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन स्टेज पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं उन ट्रांसमिशन लाइंस में, वो वेरी 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 हाई वोल्टेजेस पे करते हैं, जैसे 400 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, ऐसे करके। ऐसा ही क्यों करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के स्टेज पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस की हेल्प से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी वेरी हाई वोल्टेजेस पे हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करते हैं उन ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, जो कि राज्यों की तरफ जाती है, स्टेट्स की तरफ या सिटीज़ की तरफ, शहरों की तरफ जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब अभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हम, ठीक है। ऐसा ही क्यों करते हैं, मतलब एट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेज, मतलब कोई भी पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट हो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ टरबाइन एसी जनरेटर, वह इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई वोल्टेजेस, एट वेरी वेरी हाई वोल्टेजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल 400 किलो वोल्ट हो गया, थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस। मतलब जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना टरबाइन एसी जनरेटर की हेल्प से, जब उसको ट्रांसमिशन लाइंस में भेजा जाता है तो वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है 400 किलो वोल्ट तक। और वोल्टेज को बढ़ा कौन सकता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में भी क्या होता है, वोल्टेज को थोड़ा सा नहीं बढ़ाया जाता, बहुत ज़्यादा 400 किलो वोल्ट तक बढ़ाया जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेप किया जाता है जनरेशन स्टेज पे। वोल्टेज को, इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी ज़्यादा स्टेप किया जाता है जब उसको ट्रांसमिशन लाइंस में भेजा जाता है सिटीज़ की तरफ, शहरों की तरफ, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या है, कोई भी पावर प्लांट लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, ठीक है। और ये प्राइमरी कॉइल होगी मान लो, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो मान लो 440 वोल्ट 1750 किलोवाट, 440 वोल्ट और 1750 किलोवाट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में पावर प्रोडक्शन कितना है 1750 किलोवाट, ठीक है। और ऑब्वियसली 50 हर्ट्ज पे बन रही होगी, ठीक है, ठीक है ना। मतलब जो हमारा टरबाइन एसी जनरेटर होता है उसकी जो आउटपुट है वो क्या, 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज, वहाँ से जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा हो रही है 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और वहाँ पे जो पावर प्रोडक्शन है वो कितना है 1750 किलोवाट पावर प्लांट में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे फेड अप किया जाएगा प्राइमरी कोइल ऑफ ट्रांसफार्मर, और इसको है ना 440 वोल्ट को काफ़ी ज़्यादा स्टेप अप किया जाता है, जैसे कि 400 किलो वोल्ट तक,
400 किलो वोल्ट तक स्टेप अप करके 440 वोल्ट को फिर ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू भेजा जाता है। मतलब यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज होगा और काफ़ी ज़्यादा स्टेप अप किया जाएगा, 440 वोल्ट से 400 किलो वोल्ट तक ऐसा ही किया जाता है। और फिर ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू शहरों की तरफ इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही क्यों किया जाता है? 440 वोल्ट को 400 किलो वोल्ट पे ही इतना ज़्यादा स्टेप अप क्यों किया जाता है जनरेशन स्टेज पे? अगर देखो हम ऐसा ना करें तो क्या होगा? मान लो स्टेप अप तो करें 440 वोल्ट को, लेकिन मान लो कितना करें? कि मान लो कितना करें स्टेप अप? मान लो 7000 वोल्ट कर दे, ये भी ज़्यादा नहीं है। इन रियलिटी 7000 वोल्ट नहीं होता। जो आपने ट्रांसमिशन लाइंस देखी होंगी ना, उनमें वोल्टेज 7000 वोल्ट नहीं होती, इससे काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि 220 किलो वोल्ट या 400 किलो वोल्ट ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मान लो हमने 440 वोल्ट से 7000 वोल्ट की, यहाँ पे भी आप हमारा नुकसान होने वाला है। वो कैसे, आप देखना। और मान लो ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसकी एफिशिएंसी 80% है, 80% एफिशिएंसी। ठीक है, तो मान लो मैंने ये नहीं किया, वैसे करते ये हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप अप करते हैं वोल्टेज को ट्रांसमिशन जनरेशन स्टेज पे, जब उसको ट्रांसमिट करना होता है 440 वोल्ट से 400 किलो वोल्ट तक किया जाता है। ये सच्चाई है। क्यों किया जाता है अभी उसका रीजन पता चलेगा। अभी मान लो मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया स्टेप अप 400 किलो वोल्ट तक, मान लो मैंने कितना किया 7000 वोल्ट तक किया, 440 वोल्ट से 7000 वोल्ट, तो 7000 वोल्ट 440 वोल्ट से ज़्यादा, ये तो स्टेप अप ही लगेगा ट्रांसफार्मर। और मान लो इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी वो है 80%, तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में जो पी आउटपुट आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1750 किलोवाट का 80%, और ये कितना होता है 1400 किलोवाट, ये निकाल सकते हो ना। और 50 हर्ट्ज पे होगी, फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है ना ट्रांसफार्मर में। अब इसको ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू भेजा जाएगा। कैसे? वो देखो, बड़े बड़े वो लगते हैं ना पोल्स, देखेंगे ऐसे बड़े बड़े, मतलब टावर्स। बहुत सारे टावर लगते हैं बीच में, जैसे कि मान लो मैंने 3 ही लगाए हैं। दो और एक तीसरा। तो इन ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू मान लो यहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, और यहां पे हमारा है सिटी का जो पावर प्लांट होता है, शहर का पावर प्लांट नहीं, सॉरी पावर हाउस। सिटी का जो पावर हाउस होता है ना, पावर हाउस अपने शहर में देखा होगा पावर हाउस, वो है ये यहां पे सिटी पावर हाउस। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये किसको फेड अप की जाती है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। ये प्राइमरी कॉइल हो जाएगी और ये सेकेंडरी कॉइल। ये सिटी का पावर हाउस है, ठीक है, और यहाँ पे
स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगता है। स्टेप डाउन ही क्यों लगता है अभी थोड़ी देर में पता चलने वाला है। तो अब देखो, जब मैंने यहाँ पे जनरेशन स्टेज पे 440 वोल्ट से बढ़ा के 7000 वोल्ट किया, मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज किया। मान लो इस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 80%, और जो सिटी पावर हाउस में जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है इसकी एफिशिएंसी मान लो वो है 75%। ठीक है, तो जब मैंने 440 वोल्ट से अप करके 7000 वोल्ट किया है तो इसमें भी नुकसान है। वो देखो क्या हुआ, मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है ना, वो इस शहर से कितना दूर है, मान लो 15 किलोमीटर दूर है। पावर प्लांट ये जो है ये शहर से कितना दूर है, पावर प्लांट इज अवे 15 किलोमीटर। वैसे तो और इससे काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, चलो मान लो 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर फ्रॉम सिटी। ठीक है, और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है जो कि शहर तक पहुंच रही है, शहर के पावर हाउस तक पहुंच रही है, इस ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कितनी हो जाएगी। अब पावर प्लांट सिटी से कितना दूर है, 15 किलोमीटर, तो इस टोटल वायर की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 15 ये और 15 ये 30 किलोमीटर हो जाएगी ना टोटल वायर की लंबाई। तो ये जो टोटल वायर है 15 किलोमीटर ये और 15 किलोमीटर ये, तो टोटल वायर की लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर। टोटल इलेक्ट्रिसिटी वायर मतलब जो टोटल ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, मोटी मोटी जो तारें होती हैं, तो टोटल मोटी तार की लंबाई क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर है ना। और ऐसा गिवन है इस ट्रांसमिशन लाइन के 1 किलोमीटर में कितना रेजिस्टेंस है, 0.5 ओम। मतलब ट्रांसमिशन लाइन 1 किलोमीटर अगर लंबी है तो उसमें कितना रेजिस्टेंस है, 0.5 ओम। 0.5 ओम पर किलोमीटर रेजिस्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन में। ये जो मोटी तार है ना, अगर वो 1 किलोमीटर लंबी है तो उस मोटी तार का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0.5 ओम। ठीक है, तो टोटल ये ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कितनी है, 30 किलोमीटर। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 इंटू में 0.5 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा ना, सॉरी 15 ओम हो जाएगा ना, 15 ओम। ट्रांसमिशन लाइन के 1 किलोमीटर में 0.5 ओम रेजिस्टेंस है, और ये ट्रांसमिशन लाइन टोटल कितनी लंबी हुई, 30 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जाने की और 15 किलोमीटर आने की। ठीक है ना, क्योंकि जो शहर है वो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से 15 किलोमीटर दूर है, तो 15 किलोमीटर ये होगी और 15 किलोमीटर ये होगी। ठीक है ना, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा ट्रांसमिशन लाइन का पूरा वो क्या होगा, 15 ओम, क्योंकि 0.5 ओम पर किलोमीटर है। अभी मैंने 440 वोल्ट को 7000 वोल्ट में किया है जनरेशन स्टेज पे। अब ये भी अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वो कैसे फ़ायदेमंद, ये रहने वाला है 440 वोल्ट को बहुत ज़्यादा वोल्ट में बदलूँ, 400 किलो वोल्ट जैसे, वो फ़ायदेमंद रहने वाला है। ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है, वो कैसे अभी पता चलेगा। तो अब एक चीज़ देखो, क्या यहाँ पे इस ट्रांसमिशन लाइन में कितना करंट फ्लो करेगा, पी आउटपुट वो कितना, 1400 किलोवाट, तो इनटू में 1000 कर दो, इतना वाट हो गया ना पी आउटपुट। सही है, विल बी इक्वल टू 7000 वोल्ट मतलब ES इनटू में यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा इन ट्रांसमिशन लाइन में IS, तो ये कितना आएगा, कितना आएगा, 200 एम्पियर आ गया ना, 200 एम्पियर। तो यहाँ पे इस ट्रांसमिशन लाइन में कितना करंट फ्लो करेगा, 200 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे पावर लॉस भी होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन का टोटल 15 ओम, तो पावर लॉस कितना होगा,
यहाँ से यहाँ तक पहुँचने, मतलब शहर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचने में कितना पावर लॉस हो चुका होगा। आई स्क्वायर आर कर दो, मतलब 200 का स्क्वायर इंटू में आर 15, इतना पावर लॉस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इलेक्ट्रिसिटी को। और ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर 600 किलोवाट, मतलब ये तो वाट में आएगा, उसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा, ये तो वाट में आएगा, और ये आएगा 600 किलोवाट। ठीक है, पावर लॉस। मतलब अगर 440 वोल्ट से बढ़ा के 7000 वोल्ट किया जाता है, 440 वोल्ट से बढ़ा के 7000 वोल्ट किया जाता है जनरेशन स्टेज पे, तो पावर लॉस वो कितना होगा, 600 किलोवाट। ठीक है, तो यहां पे कितनी पावर पहुंचेगी, यहां पे इस प्राइमरी कॉइल में, मतलब सिटी के पावर हाउस में जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी प्राइमरी कॉइल में यहां पे कितनी पावर पहुंचेगी। यहां पे कितनी पावर थी, 1400 किलोवाट, यहां से यहां तक 600 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन में गायब होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है ना, जूल हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे कितनी पहुंची, 1400 माइनस 600 तो कितना, 800 हो गया ना, तो यहाँ पे पहुंची 800 किलोवाट। ठीक है, और यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कितनी थी, 7000 वोल्ट। अब करंट फ्लो किया है कितना, 200 एम्पियर इन ट्रांसमिशन लाइन में, तो पोटेंशियल भी ड्रॉप होगा, आई आर कर दो, आई कितना 200, रेजिस्टेंस टोटल 15, तो 200 इंटू में 15, तो 15 दूनी 30, और बाद में 2 जीरो लगा दो ना, तो 3000 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे कितना था, 7000 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना पहुँचेगा, 7000 में से 3000 घटा दो तो 4000 वोल्ट फ्रीक्वेंसी हो रहेगी ऑब्वियसली 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलो ठीक है। और मेरे को यहाँ पे चाहिए 220 वोल्ट, क्योंकि अपने घरों में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो तो 220 वोल्ट से चलते हैं। तो सिटी के पावर हाउस में जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है इसकी सेकेंडरी कॉइल में मेरे को 220 वोल्ट चाहिए 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट चाहिए मेरे को, क्योंकि हमारे घरों में 220 वोल्ट पे चलते हैं ना सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, तो 4000 वोल्ट को 220 वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाना चाहिए ना, तो इसलिए जो सिटी का पावर हाउस होता है वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगता है। तो 4000 वोल्ट को चलो ठीक है हम 220 वोल्ट ले आए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा, सेकेंडरी में कम। ठीक है, ये तो ले आए हम। अब ये बता दो यहाँ पे पावर कितनी अवेलेबल होगी, यहाँ पे पूरे शहर के लिए कितनी पावर अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे 800 किलोवाट है और इससे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी मान लो 75% है, तो 800 किलोवाट का 75% जब आप करोगे तो उतनी पावर हमारे शहर के लिए अवेलेबल होगी ना। तो 800 किलोवाट का जब आप 75% करोगे तो वो आएगा 600 किलोवाट। तो ये शहर के लिए, सिटी के लिए पावर अवेलेबल होगी। अब मान लो एक घर ऑन एन एवरेज मान लो 1000 वाट कंज्यूम करता है, 1 किलोवाट, मान लो हर घर ऑन एन एवरेज 1 किलोवाट कंज्यूम करता है पावर, 1000 वाट, ऐसा मान लो बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कितने घर में मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सकती है, तो 600 किलोवाट बाय में 1 किलोवाट, क्योंकि हर घर मान लो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करता है,
तो कितने घरों में बिजली पहुंच सकती है उस सिटी के? 600 किलोवाट बाई में 1 किलोवाट, मतलब मैंने ऐसा मान लिया सिटी में ईच हाउस कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, मान लो 1 किलोवाट। और यहाँ पे सिटी के लिए, शहर के घरों के लिए टोटल कितनी पावर अवेलेबल है? 600 किलोवाट। हर घर 1 किलोवाट कर रहा है, तो कितने घरों में बिजली पहुंच सकती है? 600 किलोवाट बाई में 1 किलोवाट, मतलब 600 घर, 600 घरों में पहुंच सकती है। उस सिटी के 600 घरों में ही बिजली पहुंच सकती है, ठीक है ना। मतलब 600 घर ही इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे से प्रज्वलित हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो, जब मैंने 440 वोल्ट को 7000 वोल्ट में अप किया तो फाइनली शहर में 600 घर बिजली से प्रज्वलित हो पाए, ठीक है ना। मतलब 600 घरों में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे बिजली पहुंच पाई। अगर मैं इसको 440 वोल्ट से 7000 वोल्ट अप करने के बजाय कुछ ज़्यादा अप करता जनरेशन स्टेज पे, जैसे कि 400 किलो वोल्ट पे करता, बहुत ज़्यादा अप कर देता, तो क्या होता? अब समझना, 400 किलो वोल्ट पे करता, 440 किलो वोल्ट से 7000 वोल्ट जब किया था तो शहर में 600 घर प्रज्वलित हुए थे, है ना। जब 440 वोल्ट से 7000 वोल्ट किया था, शहर में टोटल 600 घर प्रज्वलित हो पाए थे, 600 घरों में बिजली पहुंच पाई थी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे, ठीक है। अब यहाँ पे जनरेशन स्टेज पे मैं 440 वोल्ट से कितने पे अप कर दूं वोल्टेज को? 7000 वोल्ट के बजाय 400 किलो वोल्ट मान लो, मतलब 4 लाख वोल्ट हो गया ना, 4 लाख वोल्ट, 400 इंटू में 1000, 1000 सैकड़ा, 1000, 10,000 लाख, 4 लाख वोल्ट हो मान लो यहाँ पे वोल्टेज। तो सीधी सी बात है, अब और भी ज़्यादा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाएगा, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स और ज़्यादा बढ़ाने होंगे ना। मान लो एफिशिएंसी अब भी 80% है, तो यहाँ पे पावर कितनी आएगी? 1750 का 80% 1400 किलोवाट ही आएगी। चलो ठीक है, 50 हर्ट्ज पे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे इस ट्रांसमिशन लाइन में कितना करंट फ्लो करेगा? पी आउटपुट 1400 किलोवाट इज इक्वल टू 400 किलो वोल्ट। यहाँ पे क्या? 400 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट मतलब इंटू में 1000 कर दो, इंटू में IS इससे ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो करेगा। तो अब ये IS कितना हो गया? 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 1400 बाई में 400, और ये आएगा 3.5 एम्पियर। अब IS काफ़ी कम हो गया, 200 से काफ़ी कम हो गया, 3.5 एम्पियर, ठीक है। शहर उतनी दूर है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से कितनी दूर है? 15 किलोमीटर, ठीक है ना। और इस ट्रांसमिशन लाइन के 1 किलोमीटर में कितना रेजिस्टेंस है? 0.5 ओम। और ये ट्रांसमिशन लाइन टोटल कितनी लंबी हो जाएगी? 30 किलोमीटर। तो 30 इंटू में 0.5, तो इस ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम। अब इस ट्रांसमिशन लाइन में कितना करंट फ्लो करेगा? 3.5 एम्पियर। चलो ठीक है, पावर लॉस तो अब भी होगा, जूल सेटिंग इफेक्ट I²R, तो 3.5 का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस कितना? 15। तो अब की बार ये कितना आएगा? ये आएगा 183.75 वाट पावर लॉस, ठीक है ना। तो जब 440 वोल्ट से बढ़ा के 400 किलो वोल्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेप अप किया जाता है जनरेशन स्टेज पे, तब इस ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस कितना हुआ है? 183.75 वाट, बहुत कम है। तो यहाँ पे कितनी पावर पहुंचेगी? यहाँ पे सिटी पावर हाउस की प्राइमरी कोयल में यहाँ पे कितनी पावर पहुंचेगी? 1400 किलोवाट माइनस 183.75 वाट, सीधी सी बात।
और ये कितनी पहुंचेगी अब, पहले से कहीं ज़्यादा पहुंचने वाली है, और ये पहुंचेगी अब यहाँ पे 1399.8 किलोवाट पहुंचेगी, 1399.8 किलोवाट। ठीक है, अब यहां पे वोल्टेज कितनी होगी, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 3.5 मतलब आई इंटू में टोटल रेजिस्टेंस वो कितना है 15, कितना वोल्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, बाई में 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 35 3 105, 105 का आधा, तो 52.5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, 52.5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना पहुंचेगा, 400 किलो वोल्ट में से 52.5 वोल्ट घटा देंगे, तो यहाँ पे ये कितना पहुंचेगा, 399.94 किलो वोल्ट, 399.94 किलो वोल्ट। ठीक है, चलो पहुंच गया भाई। अब सीधी सी बात है, 220 वोल्ट में लेके आना है, 399.94 किलो वोल्ट को 220 वोल्ट में लेके आना है, क्योंकि हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स 220 वोल्ट पे ही चलते हैं, तो स्टेप डाउन करना पड़ेगा, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेप डाउन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी कम होने चाहिए एज कम्पेयर टू प्राइमरी कोयल। ठीक है, पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेप डाउन करना पड़ेगा इस केस में। तो मान लो इस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 75% ही है, तो मेरे को ये बताओ शहर के लिए अब कितनी पावर अवेलेबल होगी, 399.8 किलोवाट का 75%, और वो कितना होता है 1049.85, 1049.85 किलोवाट, इतनी शहर के लिए टोटल पावर अवेलेबल होगी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे। ठीक है, और हर घर ऑन एन एवरेज कितनी पावर कंज्यूम करता, मान लो 1 किलोवाट, मतलब 1000 वाट मान लो। तो अब इस केस में कितने घर टोटल इलेक्ट्रिसिटी से प्रज्वलित हो सकते हैं, मतलब कितने घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सकती है, 1049.85 किलोवाट बाय में 1 किलोवाट, तो लगभग 1050 घरों तक बिजली पहुंचाई जा सकती है इस केस में। तो जब मैं यहाँ पे 440 वोल्ट से बढ़ा के 400 किलो वोल्ट करता हूँ, जनरेशन स्टेज पे इतनी ज़्यादा स्टेप अप कर देता हूँ, तो तब फाइनली शहरों के घरों में जो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज पहुंचेगी एसी सप्लाई, वहाँ पे उस शहर के टोटल कितने घर प्रज्वलित हो सकते हैं अब की बार, पहले से कई ज़्यादा, 1050 घर, लगभग 1050 घर एक साथ साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिसिटी से प्रज्वलित हो सकते हैं। अब 600 घरों का प्रज्वलित होना अच्छा है या 1050 घरों का, ऑब्वियसली 1050 घरों का। तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाता है, 440 वोल्ट से हम 7000 वोल्ट नहीं करेंगे, तब तो शहर में 600 घर ही प्रज्वलित हो पाएंगे। 440 वोल्ट से हम ऐसा करते 400 किलो वोल्ट तक बढ़ा देते हैं जनरेशन स्टेज पे, और फिर ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू वो कहाँ पहुँचती है, सिटी के पावर हाउस में। तो जब बहुत ज़्यादा अप कर दिया, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से, 440 वोल्ट से 400 किलो वोल्ट कर दी, तो फाइनली वो जब ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, फाइनली जब वो हमारे घरों में पहुंचेगी, शहर में टोटल कितने घर एक साथ इकट्ठे इलेक्ट्रिसिटी से प्रज्वलित हो पाएंगे, 1050 घर। ये तो अच्छा है, 600 घर की बजाय 1050, ज़्यादा ही घर हो गए ना। तो इसलिए हमें यहाँ से क्या पता चला, जनरेशन स्टेज पे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेज पे, मतलब पावर प्लांट में, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, वहाँ पे
पहली बात तो स्टेप अप करना ही होता है, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। और स्टेप अप भी कुछ हल्का नहीं, बहुत ज़्यादा। 440 वोल्ट से 7000 वोल्ट से काम नहीं चलेगा। 440 वोल्ट को 400 किलो वोल्ट में बदलना होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेप अप करना होता है वोल्टेज को जनरेशन स्टेज पे। फिर वो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू सिटी के पावर हाउस में जाती है, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा हम इस वोल्टेज को अप करेंगे उतना कम करंट फ्लो करेगा ना ट्रांसमिशन लाइंस में। जब 440 वोल्ट को 7000 वोल्ट में बदला था तब भी यहां पे पी आउटपुट तो 1400 किलोवाट ही थी, तब यहां पे 200 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस ज्यादा हो गया था ना, I² R होता है ना। करंट जितना ज्यादा फ्लो करेगा पावर लॉस उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे पावर ही बहुत कम पहुंची थी, सिटी के पावर हाउस के प्राइमरी कॉइल में पावर ही कम पहुंची थी। तो हम क्या चाहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस कम से कम हो, I² R वाला पावर लॉस, जूल सेटिंग इफेक्ट वाला। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहां पे पावर तो 1400 किलोवाट ही रहेगी, और ये किसके बराबर होनी है, यहाँ पे वोल्टेज इनटू में जो करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे वोल्टेज हम जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ पे वोल्टेज जितनी ज़्यादा अवेलेबल होगी तो उतना ही कम करंट फ्लो करेगा ना ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि दिस पावर विल बी इक्वल टू यहाँ पे जो वोल्टेज है जनरेशन स्टेज पे सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज इनटू में यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा ट्रांसमिशन लाइन में, उसके बराबर होगी ना। अब ये ट्रांसमिशन लाइन में करंट जितना कम फ्लो करेगा यहाँ पे पावर लॉस भी उतनी कम होगी ट्रांसमिशन लाइन में, वही हम चाहते हैं। तो मतलब ट्रांसमिशन लाइन में कम से कम करंट फ्लो हो, हम वो चाहते हैं। और वो तभी होगा ना जब यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज इनटू में ये जो करंट फ्लो करेगा ट्रांसमिशन लाइन में वो 1400 किलोवाट होना है कांस्टेंट। तो यहाँ पे वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी करंट उतना कम होगा, ट्रांसमिशन लाइन में करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, तो उतना ही कम पावर लॉस होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पावर पहुँच पाएगी ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर, ठीक है। तो बस इसीलिए जनरेशन स्टेज पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है ना, वहाँ पे भी वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा स्टेप अप की जाती है, जैसे 440 वोल्ट से 400 किलो वोल्ट तक बढ़ाई जाती है, ताकि इन ट्रांसमिशन लाइंस में कम से कम करंट फ्लो हो, और ट्रांसमिशन लाइन में जूल सेटिंग इफेक्ट के तहत I² R वाला पावर लॉस भी क्या हो कम से कम, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर पहुँच पाए। मतलब सिटी के लिए, शहर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पावर अवेलेबल हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घर एक साथ इकट्ठे प्रज्वलित हो पाएँ, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अल्टरनेटिंग करंट ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।